following carbocation is most stable? फॉर्मूला लिखो सभी से, CH3 plus prime CH2 प्लस, सेकेंड है CH3 का प्राइम C के ऊपर प्लस है, और यहाँ पे कौन से C के ऊपर प्लस है? CH2 वाले C के ऊपर प्लस है ना। के बाद CH3 CH2 CH2 प्लस एंड CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे plus। ठीक है, तो हमने ना कार्बोकैटायन का एक ऑर्डर लिखा है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। सेम ऑर्डर फ्री रेडिकल में भी फॉलो होता है और सेम ऑर्डर कार्बोकैटायन में भी फॉलो होता है। और ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता क्या है? तो जैसे आप जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, आपको ये देखना है कि वो कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये इसका स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड करके बनाया, सेम चीज है ना। इस कार्बन पे ये तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये वाले कार्बन से एक बॉन्ड कम बनी है, इसलिए प्लस लगाया वहां पे। एक बॉन्ड कम नहीं दिख रही उसकी, कितनी बॉन्ड दिख रही है? तीन ही दिख रही है ना। एक ये है और दो यहाँ पर है, करेक्ट, इसलिए इसके पास प्लस चार्ज है ना। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका किस टाइप का कार्बन हुआ? हाँ, देखिए 3 डिग्री हुआ। पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे वो तो एक ही कार्बन से लगा हुआ है ना, ये क्या हुआ आपका? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। आपको उस कार्बन को देखना है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। एक्चुअली में कैटायन तो वही है ना, तो वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट कनेक्शन देखना है। तो ये डायरेक्टली एसी से जुड़ा है, चलो उसको एक्सपैंड करते हैं। यहाँ तो दिख ही रहा तीनों उसी के साथ है। ये 3 डिग्री है, समझ रहे हैं क्या? ये कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो आपके 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हुआ 3 डिग्री कार्बोकैटायन। समझ गए क्या? तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन टर्शरी। एक और नाम क्या है इसका? टर्शरी। 1 डिग्री को प्राइमरी बोलेंगे, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शरी। ठीक है, ये कैसा है बताओ? इसको और एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी एक्सपैंडेड ही है पूरा। किस टाइप का है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? बोलो ना। तो ये वाला कौन सा है? 2 डिग्री। अरे मैं आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये हुआ 1 डिग्री, ये हुआ 2 डिग्री, ये हुआ 3 डिग्री। ये 2 डिग्री कैसे हुआ? 1 डिग्री हुआ ना। ये वाला कार्बन सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ है ना, डायरेक्ट कनेक्शन बोल रहा हूँ, ये कार्बन से इससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या है? 1 डिग्री। और ये बताओ। हाँ, ये 2 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री और वो 1 डिग्री। तो सबसे स्टेबल कौन हुआ? 3 डिग्री वाला। ठीक है ना, तो नीचे लाइन में ऐसा लिख लेना कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is 3 degree more stable than 2 degree more stable than 1 degree। ठीक है, और इसका ना रीजन भी हमने लिखा था, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आपके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, इससे 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्या अभी से ऑर्डर लिखे ना, 2 डिग्री एंड आप लिखे ना सेकेंड, इसको कुछ नंबर दे दो, इसको ए दे दो, ये बी दे दो, ये सी और ये डी।
C is 3-degree carbocation. C is 3-degree carbocation. Therefore, it is more stable. 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 एक क्वेश्चन और देखना है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C सिंगल ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें क्वेश्चन है इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बना लो, इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये स्ट्रक्चर बना लेंगे इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 CH2 CH, comma the pair of hybridized orbital, the pair of hybridized orbital involved in the combination of, involved in the formation लिखना, सॉरी, involved in the formation of, involved in the formation of C2 bond C3, C2 bond C3 is, C2 bond C3 bond is, ऑप्शन है आपके पास A Sp B Sp Sp2 और फोर्थ है Sp3 बट आपको इसमें पहले ये पहचानना है कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 है कौन। उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर याद करना पड़ेगा कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो अपन नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर डबल बॉन्डेड, मतलब अगर आपने सेम सेम तो यही है, अगर आपने यहाँ से नंबरिंग चालू करी तो ये है आपका कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, करेक्ट। और अगर आपने यहाँ से नंबरिंग चालू करी तो ये है आपका कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं है कि ये कार्बन 2 और कार्बन 3 है। अगर ये लिखा होता तो थोड़ा आसान होगा क्वेश्चन, क्योंकि हाइड्रोजन को हमको पता है कैसे प्रेडिक्ट करना है। सिंगल बॉन्ड वाला Sp3 था, डबल बॉन्ड वाला Sp2 था और ट्रिपल बॉन्ड वाला Sp था। ये लास्ट क्लास में देखेंगे ना, कुछ क्वेश्चन भी अपन पूछ लेते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो दोनों साइड से नंबरिंग करने पे लोएस्ट सम सेम आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 + 5 6। और अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 5, 1 + 5 6। तो अगर दोनों साइड से काउंटिंग सेम आ रही है तो हम हमेशा डबल बॉन्ड से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये नंबरिंग कर लो। अब बताओ C2C3 का बॉन्डिंग क्या दिख रहा है, C2C3। हाँ, थर्ड ऑप्शन है ना। और ये रूल भी एक बार लोकेट करो आपकी कॉपी में, कहाँ लिखा हुआ है ये वाला रूल जो अभी अपन ये वाला देखिए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर सेम नंबरिंग हो रही है तो अपन डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। है कॉपी में है, कॉमन से सेक्शन, कितनी कॉपी बनाया होती है। सेकेंड या थर्ड रूल में लिखा होगा हमने, यहाँ पर अलग अलग हेडिंग में पढ़े ना नॉमेनक्लेचर। एक पढ़े थे सिर्फ एल्केन का, फिर आए थे एल्कीन अल्काइन में, फिर फंक्शनल ग्रुप सिंगल वाला, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल वाला, फिर बेंजीन वाला। है इसमें कॉपी में नॉमेनक्लेचर है, किसी कॉपी में है नॉमेनक्लेचर अभी। हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, जानची आप कितना तुक्के मारते हो, हर बार ऐसे ही बोलते हो। हाँ, अरे वो कॉपी है कि नहीं चली गई है।
कहाँ दिख रहा है क्या पेज, कोई भी पेज एक बार रीड कर दे क्या पढ़ रहा है, मैं समझ जाऊंगा कहाँ पर होगी। अब उससे आगे जाना है कि पीछे आना है, बता दूंगा। ये ना, सेकेंड या थर्ड पॉइंट होगा उसको, एक बार रीड कर दो जोर 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 से पॉइंट। ठीक है ना, इसी पे अगर अपने पास चॉइस है, चॉइस है ना कि दोनों साइड से नंबरिंग 6 ही आ रही है, तो चॉइस है कि कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग, तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी कर देंगे। हम वहीं से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा होगा, मतलब डबल बॉन्ड इज गिवन मोर प्रेफरेंस। ठीक है, चलिए। बाकी देखिए यहाँ से वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, वो सारे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है ना, कार्बन का एक्सीलेशन, हाइड्रोजन का एक्सीलेशन, फिर सल्फर का, फॉस्फोरस का, हेलोजन का, और लास्ट अपन लेके पढ़ा था नाइट्रोजन का, टूमास मेथड और गेल्डार्स मेथड से। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं और वो सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन के नंबर लिखना है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना। हमने जब भी फॉर्मूला डिराइव किया था हर एग्जाम्पल में, हमने एक क्वेश्चन उसका न्यूमेरिकल किया भी है ना, हर एग्जाम्पल हर एक फॉर्मूले के बाद एक क्वेश्चन हमने किया है। एक्सेप्ट ऑप्शन का हमने क्वेश्चन नहीं किया था, बाकी सबके क्वेश्चन आपकी कॉपी में मिलेंगे आपको। जल्डास का भी एक मेथड का क्वेश्चन होगा, रूमस का भी एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करना, ये न्यूमेरिकल सारे फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर शुरुआत करेंगे 32 से, 32, 33, 34, 35, ये चार न्यूमेरिकल है, जिसमें 32 वाला कार्बन हाइड्रोजन का एस्टिमेशन है, 33 जो है वो आपका गेल्डाल्स मेथड है, 34 इज हैलोजन, एंड 35 इज सल्फर। ये चार न्यूमेरिकल ट्राई करना, एक करते हैं चलो अभी, फिर बाकी आप लोग करना ट्राई। देखिए क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, ये 33 वाला 32 वाला है। ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69% कार्बन, 69% कार्बन and 4.8% hydrogen. An organic compound contains 69% carbon and 4.8% hydrogen. मतलब परसेंटेज पहले से दे दिया है, निकालना कुछ और होगा, मतलब कुछ कॉमा, the remainder being oxygen, the remainder being oxygen, the remainder being oxygen. Full stop. Calculate the masses of, calculate the masses of CO2 and H2O produced. Calculate the masses of CO2 and H2O produced when 0.20 gram of this substance, when 0.20 gram of this substance is subjected to complete combustion. 0.20 gram of substance is subjected to complete combustion. ठीक है, तो एक बार याद करते हैं अपन ये एस्टिमेशन कर कैसे रहे थे। तो हम एक कंबल्शन ट्यूब लिए थे, उस कंबल्शन ट्यूब में हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के बर्न किया था। ठीक है, बर्न इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस कंपाउंड में जितना भी कार्बन होगा वो ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जितना भी हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, वाटर। राइट, फिर हमने इस कंबल्शन ट्यूब के बाहर दो यू शेप्ड ट्यूब रखे थे, याद है, ये दो यू शेप्ड ट्यूब में एक में क्या भरा था, एक में KOH और दूसरे में एनहाइड्रस CaCl2। इसका काम था CO2 को एब्जॉर्ब करना, इसका काम था वाटर एब्जॉर्ब करना। और यहाँ भरने से पहले हमने इन दोनों यू शेप्ड ट्यूब का क्या किया था,
वजन वेइंग किया था कि मान लो ये 100 ग्राम है, ये 150 ग्राम है। और पूरा एब्जॉर्प्शन होने के बाद इसका मास हो गया लेट से 103 ग्राम और इसका मास हो गया 158 ग्राम। तो डिफरेंस से पता चलाएगा कि CO2 कितना था, 3 ग्राम। और डिफरेंस से पता चल जाएगा वाटर कितना था, 8 ग्राम। याद आ रहा है? तो वहां अपन ने एक्स ग्राम और वाई ग्राम बोल दिया। एक्स ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा और वाई ग्राम H2O बना होगा। और ये आया कैसे? पहले का और बाद का मास को डिफरेंस करना है। समझ गया क्या? तो एक्स ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर बना है तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है फ्रॉम मोल कंसेप्ट। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम कार्बन होगा? 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? 12/44 × x। आपने जो ये मास लिया था वो W ग्राम था, जो अभी क्वेश्चन में कितना है? 0.20 अपन, ठीक है ना? इसको कंप्लीट कन्वर्शन करना है। तो W लेते थे अपन परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये है मास ऑफ कार्बन, 12 × x/44। परसेंटेज निकालने के लिए टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, विच इज W इंटू 100। अब मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। हाँ, ये दिया हुआ है कितना? 68। हाँ ठीक है, 69% ये दिया हुआ है और W भी दिया हुआ है। निकालना क्या है? X। और सेम फॉर्मूला हाइड्रोजन का ही बनेगा। तो क्या होगा हाइड्रोजन के फॉर्मूले में? ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 12 की जगह यहाँ 12 क्यों आया? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 12 ग्राम कार्बन थे, तो वाटर में 2 आना चाहिए ना, क्योंकि वाटर के 1 मोल में 2 ग्राम है। चलिए मैं 1/9 बोल रही हूँ। ठीक है, ये 2 है और नीचे क्या आएगा? 18। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? वाटर का मास। और नीचे तो W ही आएगा इंटू 100। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करो और एक्स और वाई निकाल लो। W दिया हुआ है 0.20, है ना? 0.20 है ना? जल्दी निकालो। हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 4.8। ये 32 था। 33, 34, 35 आप लोग ट्राई करेंगे ना? 33, 34, 35। ठीक है, देखो ना 0.20 ग्राम दिया है ना कंपाउंड का मास। तो कंपाउंड का मास है, उसी में तो अपन को परसेंटेज दिया है कि 0.20 ग्राम में 69% हमारा कार्बन है और 4.58% हमारा हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 0.502।
0.0864 हाइड्रोजन का नहीं है, वो वाटर का मास है। 0.08। कार्बन का नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी तो बोला हाइड्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन। एक तो लोग निकाल जा रहे हो, बस करे जा रहे हो। अगर एक्स निकालने बोले तो हम एक्स निकालेंगे। ये तो देख लो, वो एक्स है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का मास, और वाई क्या है, वाटर का मास। ठीक है, उसी तरह एस्टिमेट किए। अगर सोचिए जितना भी कार्बन होगा वही तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ना, और कार्बन कहाँ से आएगा। और जितना भी हाइड्रोजन आपके कंपाउंड में होगा वही वाटर बना रहा होगा, और कहीं पे हाइड्रोजन आ नहीं रहा है। तो इससे पता चल जाएगा ना कि आपके कंपाउंड में जितना भी कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड से आपको पता चल जाएगा कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है। तो आपको जितना ग्राम मिला है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके हिसाब से कार्बन कितना होगा। और ये पूरा का पूरा कार्बन आपके कंपाउंड से ही आया है, और कहीं से नहीं आया है। ठीक है, इसलिए क्लोज ट्यूब में रिएक्शन करवाते हैं, ताकि बाहर एयर का भी कार्बन डाइऑक्साइड आके चिपक ना जाए। समझ रहे हैं? ठीक है, तो वो 33 34 35 बनाएंगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन एक बार पढ़ना, बनाना, नहीं होगा तो कैसे पूछना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ना वो भी, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेजेस, फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेजेस, फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेजेस, यूज कर्व्ड एरोज, यूज कर्व्ड एरोज, यूज कर्व्ड एरोज to show the electron flow, to show the electron flow, to show the electron flow, and classify each as, and classify each as homolysis or heterolysis. Classify each as homolysis or heterolysis. Stop. Also identify, also identify, also identify reactive intermediate, reactive intermediate produced, produced as free radical, as free radical, comma carbocation and carb anion, and carb anion, and carb anion. हम्म, ये बना लो चारों। ये पूरा क्वेश्चन में रिएक्शन दिया, आपको बस जैसे बताना है कि ये ऐसा कैसे बना, कर्व्ड एरो शो करके। और ये जो बना है इनका नाम क्या है, मतलब या क्या ये फ्री रेडिकल है, क्या ये कार्बोकैटायन है, क्या ये कार्ब एनायन है। ठीक है, पहले आप ये बना लो, फिर मैं आपको कंसेप्ट एक बार फिर से समझाता हूँ, इनका क्या कंसेप्ट था, फिर अपन इन सबके आंसर लिखते हैं।
हो गया क्या? चलो कंफर्म कर कंसेप्ट समझना। हाँ। तो अपन ने दो टाइप के क्लीवेज देखे थे, एक था होमोलिथिक एंड दूसरा था हेट्रोलिथिक। यही बताना है आपको ना कि हर में क्या हो रहा है। वो तो खैर आप प्रोडक्ट देख के बता दोगे, वो बताना सिंपल है। ठीक है। होमोलिथिक का मतलब था सेम टाइप के एलिमेंट का जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, होमो, जैसे आपके दोनों एलिमेंट ए और ए हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इनके बीच में शेयरिंग हुई थी ना बॉन्ड की, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन ले लो। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनी हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को दोनों ने शेयर किया हुआ है, यानी ये शेयर्ड पेयर में दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन है, करेक्ट। अब जब ये दोनों अलग होंगे, यानी कि लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड टूटने के वक्त ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर कोई एक लेके चला जाएगा, क्योंकि दोनों ने एक तो इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उसके कारण कोई एक दूसरे को पूरा इलेक्ट्रॉन ले जाने नहीं देगा। यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। देखो मैंने कंप्लीट एरो नहीं बनाया है, वो फिश हुक टाइप का है ना, फिश हुक बोलते हैं जिससे अपन मछली को पकड़ लेते हैं, तो अपन लिखे भी उसका नाम कि एरो जो है वो फिश हुक टाइप का एरो है। तो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं जा रहा है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए अपना, जैसे वो कंबाइन किए थे, वापस अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, तो क्या बनेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये लोग बन जाते थे फ्री रेडिकल। क्या बन जाते थे, फ्री रेडिकल। तो होमोलिसिस के बाद हमेशा क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, समझ रहे हैं क्या? अब सेकेंड समझना, हेट्रोलिसिस। यहाँ दो एटम अलग अलग, अलग अलग एटम होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होगी। हो सकता है ज्यादा डिफरेंस ना हो, स्लाइट डिफरेंस होगा तो वो लेस पोलर होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो ज्यादा पोलर होगा। तो अपन ये मान लेते हैं कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। अगर ऐसा है तो अब जब बॉन्ड ब्रेक होगी या इन दोनों के बीच का जब बॉन्ड टूटेगा, तो एक बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, बी के हाथ कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हैं क्या? तो अब इसको आप बोलोगे एन आयन और इसको हम क्या बोलते हैं, कैट आयन। अब अगर वो एन आयनिक चार्ज कार्बन के ऊपर होता है तो उसको स्पेसिफिकली क्या बोल देते हैं, कार्ब एन आयन, कार्ब एन आयन। और अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर होता है तो उसको बोल देते हैं कार्बो कैटायन, कार्ब एन आयन, कार्ब, कार्ब एन आयन बोलो ना, कार्बो एन आयन नहीं बोलते, और इसको कार्बो कैटायन। तो इलेक्ट्रोलिसिस से कैटायंस और एनायंस बनते हैं और होमोलिसिस से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। समझ रहे हैं? और यहाँ अपन एरो कैसे दिखाएंगे, कंप्लीट, कंप्लीट ए ने लिया है एरो। तो आपको इन चारों में तीन चीजें बतानी है। पहला, एरो का डायरेक्शन कैसा होगा, कैसा एरो होने वाला है, रिएक्शन तो बता दिया, जैसे इससे ये कैसे बनेगा, ऑब्वियसली वही पहला वाला होमोलिसिस। देख लो दोनों तरफ, दोनों तरफ एक ही ग्रुप है ना, इधर भी CH3O है, इधर भी CH3O है, दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होंगे, तो दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस लेकर के रेडिकल बना देंगे। तो थोड़ा ज्यादा चले गया होगा, ओ के ऊपर डालना है ना। ठीक है, पहला चीज ये बताना है। दूसरा बताना है कि ये किस टाइप का क्लीवेज है, होमो, ठीक है। तीसरा बताना है कि जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी ना है, ये तो बीच में जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो क्या है, हमारे फ्री रेडिकल। ये तीन चीजें आपको बाकी तीनों में बता दी, क्लियर है ये? तो फ्री रेडिकल वाला तो बस यही था, बाकी में देख लो ना आप, प्रोडक्ट साइड में कहीं पे भी आपको रेडिकल नहीं दिख रहा है। यहाँ एन आयन बना है, यहाँ कैट आयन बना है, यहाँ कैट आयन बना है। समझ रहे हैं क्या? तो ये कार्बो कैट आयन, कार्बो कैट आयन, कार्ब एन आयन, ठीक है। और सबने हेट्रोलिसिस हेट्रोलिसिस हेट्रोलिसिस, तो ये तो बता दिया मैंने। अब बस क्या बचा लास्ट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो चलो करो पहले ऊपर वाला फर्स्ट लिखो, सेकेंड वाले में भी ये तो करो, कम से कम हेट्रोलिसिस होगा यहाँ पर, यहाँ भी हेट्रोलिसिस है, और यहाँ पे भी हेट्रोलिसिस।
ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हो रहा है। पहले वाले को थोड़ा सा अगर एक्सपैंड करेंगे ना तो वो कुछ ऐसा है एक्चुअली में, CH3 COCH3 ऑनलाइन डायग्राम बना हुआ है ना वो। तो क्या है हमारा कंपाउंड कौन सा है ये? प्रोपेनॉन। क्या है ये? प्रोपेनॉन कीटोन है। पहला कीटोन 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉन, राइट। वही चीज बनी हुई है वहां पे। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रिएक्शन होने के बाद ये OH नेगेटिव का क्या हुआ है, इस OH नेगेटिव का वाटर बन गया। यानी कि इसको कहीं ना कहीं से H+ मिला होगा। सुन रहे हैं क्या? बिना H+ के वो वाटर कैसे बनेगा? और जहां से H+ निकला होगा वहीं पे क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज। यानी कि ये वाला कार्बन, इस कार्बन का जो 3 हाइड्रोजन था, है ना, उसी के एक हाइड्रोजन के पास OH नेगेटिव आया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा समझना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहीं पर है अभी। यानी कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को ले जाने नहीं दिया है। कैसे दे देगा? हाइड्रोजन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटिए, हेट्रोलिसिस यहीं पर हो रहा है, सुन रहे हो? कहां पर हो रहा है हेट्रोलिसिस? यहाँ पर। और जब ऐसा होगा तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को ले जाने नहीं देगा। तो ये फ्लो कैसा दिखाओगे आप? टूवर्ड्स कार्बन। समझे क्या? और ये H पॉजिटिव बाहर निकला और क्या बना लिया? वाटर। और क्या बच गया हमारे पास? कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हैं ना? तो आप इसी में ही थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करना है ऐसा, और ऐसा फ्लो दिखा देना इलेक्ट्रॉन का। ठीक है? समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस अपन ने लिख दिया और इसके नीचे लिख देंगे कार्ब NR। ये इसी का शॉर्ट फॉर्म में बना हुआ है ना, बॉन्ड लाइन डायग्राम। बना लो। बीच में आपको बस ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला, ताकि आपको दिखे कि कहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है और क्लीवेज कहाँ पर हो रहा है। अगला वाला ट्राई करोगे क्या? अगला वाला इजी है। ठीक है, थर्ड वाला कैसे क्लियर बताओ। ये तो कार्बोकैटायन है। मूवमेंट कैसे दिखाए हो? हाँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फिर कौन लेके गया है? Br लेके गया है। अभी तो देखो ना, एक बॉन्ड भी कम हो गई है और Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया। ये टाइप ऑफ क्लीवेज हो गया। और ये टाइप ऑफ इंटरमीडिएट हो गया, नेम ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है। तो लास्ट, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से गायब हुआ है, मतलब यहीं से हटा होगा। यहाँ से हट के कहाँ जाएगा? E+ के पास। तो E आ गया यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज लग गया यहाँ पे, ये आपका बन गया कार्बो कैटा है। ठीक है।
ये तो लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं, एक और करते लास्ट। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये पहला देखेंगे, C6H5OH, ये हमारा फिनॉल है। क्या है ये? फिनॉल, अल्कोहल ना, एरोमेटिक वाला अल्कोहल। ठीक है, तो ये रहा आपका C6H5 और ये है ऊपर OH। ठीक है, देखो होने क्या वाला है। OH आपका एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा देखना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिया, उससे क्या होगा बताओ? चेंजेस होंगे अंदर। हाँ, डबल बॉन्ड जो है ये वाली, ये इसको नुकसान होगा, मतलब यहाँ थोड़ा सा हलचल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की तो पहले से 4 बॉन्ड बनी हुई थी, एक और बॉन्ड आ जाएगी तो 5वीं हो जाएगी ना, तो ये तुरंत अपनी ये जो डबल बॉन्ड है इसको हटा करके इलेक्ट्रॉन पेयर बना देगा, क्योंकि इसको 5 बॉन्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान देना क्या क्या चेंजेस होने वाले समझना। ये जो सिंगल थी वो डबल हो जाएगी, तो सुन लो, अरे पहले से सिंगल तो थी ना। देखो दो चीजें हुई है, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बना है, यही हमको हर बार करना है। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बन गया, तो इस O के पास एक पॉजिटिव चार्ज दे देना, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, एक पेयर कम हो गया है। ठीक है, प्लस इधर आएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों बॉन्ड को अभी कुछ नहीं करता। ठीक है यहाँ तक। अब अगला देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना था तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बनी थी, फिर से वापस वही चीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनेगी, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा। समझे? तो अगला स्ट्रक्चर, यहाँ लगा देना डबल बॉन्ड, क्योंकि वो पेयर बॉन्ड बन गया ना, और ये बॉन्ड पेयर बन गया, और इसको कुछ मत करना अभी। ठीक है, चलिए अगला बताइए, अगला शिफ्ट कैसा होगा? ठीक, देखो इसी को दौड़ा रहे हैं, ये घूमने गया एक्चुअली, तो घूम के वापस घर आएगा ना, घुमाओ इसको, और यहाँ तक आ चुका है घूम के, अब क्या करेगा ये, और दूसरे कहाँ जाएगा? अब देखो ना, यहाँ से वो यहाँ कैसे आया, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, जब अगले में तो गया ना, अरे इसने अगले सिंगल को डबल किया, ताकि उसके आगे वाला डबल सिंगल हो जाए। इसने अगले सिंगल को क्या किया, डबल किया, ताकि अगला डबल सिंगल हो जाए। ठीक है, तो अब ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है ही, यहाँ आ गई हमारी डबल बॉन्ड, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये डबल बॉन्ड तो हम चला ही रहे इतने देर से। हाँ, कोई बताएगा अगला स्ट्रक्चर क्या होगा? वो लास्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा। बताइए। हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जहाँ से आया था वही चला जाएगा, हो गया सब बोलना।
और ऐसा करने से पूरी बॉन्ड एक एक शिफ्ट हो गई है ना, तो डबल बॉन्ड यहाँ थी वो यहाँ शिफ्ट हो गई है, ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ। समझे क्या? और आपको नेगेटिव चार्जेस कहाँ कहाँ दिख रहे हैं? ऑर्थो, ऑर्थो नाम दिए थे, इसके हिसाब से नेमिंग होती है, सुन रहे हो ना? जो ग्रुप पहले से लगा है उसके बगल वाले ऑर्थो, सामने वाला पैरा, और जो बच गए हैं वो हमारे मेटा। तो आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे ही गया है, मेटा पे नहीं गया है। कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जहां पे मेटा पोजीशन पर ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है? यहाँ ऑर्थो पे है, इसमें कहाँ है? पैरा पे, इसमें कहाँ है? ऑर्थो पे। ऑर्थो और पैरा पे ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल जा करके अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, वहां वहां वो जाएगा। यानी दिस इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन दिस ऑर्थो पोजीशन और दिस पैरा पोजीशन और दिस ऑर्थो पोजीशन। समझ रहे हैं क्या? इसी को अपन ने नाम दिया था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। मैंने बताया था ना एक दिन कि वसुधा जल्दी आ गई थी, तो अंदर बैठ गई। अब अगला कौन आएगा वो वसुधा डिसाइड करेगी। हो सकता है वसुधा आके यहाँ बैठ जाती, और फिर अगला आके खड़ा है सामने कि मैं कहाँ बैठूं। अगर वसुधा अंदर सरकेगी तो यहाँ जगह बनेगी, और नहीं बोलूंगी मैं नहीं सरकूंगी तो वो उठेगी और उसको अंदर जाना पड़ेगा मजबूरी में। यानी कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ग्रुप जो पहले से वहां बैठा हुआ है ना, उसने डिसाइड किया कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे, मेटा पे नहीं जा सकता ये इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे नहीं जाएगा। ठीक है? यदि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल वहां जाना पसंद करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लाइकिंग स्पीसीज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहां वो जाना पसंद करेंगे और वहां जाकर के बॉन्ड बना लेंगे। समझेंगे? अब उसके जो सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है NO2 वाला, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अभी जैसे OH ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था बेंजीन रिंग को और फिर वो रेजोनेंस चलता रहा, पांचों स्ट्रक्चर, यहाँ उल्टा होगा। यहाँ वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से खींचेगा, विड्रॉ करेगा। ठीक है? चलिए इसको ही बनाते हैं, ये बना लीजिए पास। तो अगला उठाओ, C6H5NO2, C6H5NO2। चलिए देखो क्या होने वाला है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो यहाँ देखिएगा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये चीज हम फिर से ना अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हाइड्रोकार्बन, जो टॉपिक फिर से आएगा वहां पर, जब हम बेंजीन के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है? तो वहां मैं फिर ये सारी चीजें वापस नहीं बताऊंगा। ठीक है? तो ये समझना इधर क्या होने वाला है। शुरुआत यहाँ से होगी। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचा, जिसके कारण यहाँ पर कमी हुई, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया। देखा आपको दो मोमेंट। तो ये अल्टीमेटली हुआ क्या, नाइट्रोजन ने या नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है, कहां से? बेंजीन रिंग। ठीक है? तो इससे स्ट्रक्चर क्या बनेगा अपना अगला, देखना क्या चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, करेक्ट? उसके पास पहले से पॉजिटिव चार्ज था ही, ये डबल की सिंगल बॉन्ड हो जाएगी। ये तो पहले से सिंगल बॉन्ड थी, इस ऑप्शन को कुछ मत करना है ना, ये ऑप्शन जैसा है लास्ट तक वैसे ही रहेगा। ये ऑप्शन के पास जो पहले दो लोन पेयर थे अब क्या हो जाएंगे, तीन लोन पेयर, और साथ में नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है? और इधर क्या होगा, इन दोनों को तो आपने कुछ किया ही नहीं अभी तक। यहाँ क्या करूँ बताओ, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ की बॉन्ड चली गई ना, तो इससे क्या मिलेगा? सबसे माइनस मिलेगा। और तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ही माइनस लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो ही माइनस लेगा ना।
कुछ भी क्या आएगा, प्लस साइन, है ना। अभी देखो ना, यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन दिया था ना, देखो तो नेगेटिव चार्ज था, अब तो दे दिया ना उधर, तो इधर इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब क्या होगा बताओ। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर लेके आना, है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा। अगले स्ट्रक्चर बनाना, अभी नहीं, मतलब अभी सिर्फ इतना ही दिखाना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर उधर गया। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर क्या आने वाला है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, अगर उसको उसका भला करने गया बट उसके पास कमी हो गई नहीं, और ये डबल बॉन्ड तो है ही यहाँ पर। बाकी जो चीजें वहां लगी हुई है वो सब सेम ऐसी रहेंगी, यहाँ और अभी कुछ चेंज नहीं करना, अगले दो तीन स्ट्रक्चर। ठीक है। अब फिर जैसे इसको बुरा लगा था इसके लिए, तो ये उसके पास गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, सेम चीज इसको भी ऐसा लगेगा, तो ये इधर आएगा। दिख रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट होने वाला है, जहाँ से आया है, बॉन्ड। सही है। व्हाट नेक्स्ट, ये वापस आ जाएगा, है ना, तो ये इधर आ जाएगा वापस, जैसा गया था वापस ऐसे ही आएगा, सारे स्ट्रक्चर। अब यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, हम्म, क्या बॉन्ड, हाँ वो तो शिफ्ट हुआ होगा, उसके अलावा और क्या डिफरेंस है यहाँ पर, वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और क्या डिफरेंस है, कौन सा बॉन्ड चेंज है। हाँ वही तो वो बोला ना कि बॉन्ड लोकेशन चेंज हो गया, यहाँ पे ये तीन जगह बॉन्ड थी, वो खिसक खिसक के यहाँ 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 आ गई, ये तो हो गई ना, रेजोनेंस हो रहा है। और क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन में, तो सब में, और कुछ, यहाँ मैंने क्या बताया था आपको अभी, उन्हीं पोजिशन पे अभी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा क्या, रिपेल हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा तो, अरे इलेक्ट्रोफाइल कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, अगर वो यहाँ जाएगा तो उसको रिपल्शन कर देगा ये, तो अब ये वहां नहीं जाने वाला, कहाँ जाएगा, अब बचा ही क्या उसके पास। हाँ, यहाँ पहले से नाइट्रो लगा है, तीन पोजीशन पे वो जाएगा नहीं, तो बचा क्या, ठीक है। अरे बेंजीन रिंग में अटैच होने वाला है वो। हाँ मेटा पोजीशन, यही तो, ये पोजीशन तो बची ना, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है आपका, वहां पर ये जाएगा मेटा पोजीशन पे। मतलब देखिए मेटा पोजीशन उसको इनवाइट नहीं कर रहा है, पर कम से कम आ रहा है तो धक्का भी नहीं दे रहा है ना, समझ रहे हैं क्या। यहाँ तो प्रॉपर इसको इन्विटेशन मिला था, इसको इलेक्ट्रोफाइल को, नेगेटिव चार्ज है मतलब उसके लिए इन्विटेशन है, और अगर उसी जगह पर अब पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो उसको नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा तो इसको रिपेल कर देंगे, और तो पैरा पर रिपल्शन होगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। अब ये कहाँ जाएगा, मेटा पे, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक जगह तो नाइट्रो ने ऑक्यूपाई करके रखी हुई है, तीन जगह पे वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि वहां से रिपल्शन मिल रहा है, वो भी चार जगह खत्म, तो दो मेटा पोजिशन ही बची है, सुन रहे हैं क्या। तो अब ये वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, मेटा पोजिशन पे, मेटा पोजिशन, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप जो
आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, उसको अपन कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इसके पहले वाले क्या थे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को बोलेंगे, एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बोलेंगे। और ये सब अपन इसलिए पढ़ रहे हैं जस्ट ये समझने के लिए कि अगर मेरे पास बेंजीन का कोई कंपाउंड है तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ ऐड करवाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। मतलब मान लीजिए अगर क्लोरीनेशन करवाया आपने, इसका क्लोरीन एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो क्लोरीन कहाँ जाके ऐड होने वाला है? OH के बगल वाले कार्बन पे, या फिर OH के सामने वाले कार्बन पे, ये हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। तो दिस विल हेल्प अस इन प्रिडिक्टिंग दी प्रोडक्ट कि क्लोरीनेशन के बाद क्या बनेगा। समझ रहे हैं क्या? अपन ऐसे 5 रिएक्शन पढ़ेंगे, ये तो क्लोरीनेशन हुआ है ना, ऐसे 4 इलेक्ट्रोफाइल और है जिनका एडिशन ऐसे करवाएंगे अपन। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा वो ये डिसाइड करेगा। और ये डिसाइड कैसे किया है? बाय रेजोनेंस। उसने उन जगहों पर नेगेटिव चार्जेस भेजे हैं और उन्हीं जगहों पर इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद करेगा। क्लियर है ये? और वही अगर अपन ने नाइट्रो ग्रुप लगाया होता तो उसने उसी जगह पर पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट कर दिए। क्लियर? मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये एक तरह का एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसने इन जगहों को इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेट किया है। और इसको क्या बोलेंगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसने इन जगहों को इलेक्ट्रोफाइल के लिए डीएक्टिवेट कर दिया है, तो इलेक्ट्रोफाइल उन जगहों पर नहीं जाएगा, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन ही बचती है। क्लियर? ठीक है, तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, मतलब अगर ये काम मैंने नाइट्रोबेंजीन में कराया होता ना, तो क्लोरीन कहाँ जाके ऐड होता? मेटा पोजीशन। प्रोडक्ट में फर्क समझ में आ रहा है आपको दोनों में? ये फिनॉल का क्लोरीनेशन था, ये नाइट्रोबेंजीन का क्लोरीनेशन है। फिनॉल के OH ग्रुप ने क्लोरीन को कहाँ भेजा? ऑर्थो पे और पैरा पे। और नाइट्रो ग्रुप ने क्लोरीन को कहाँ भेजा? मेटा पे। यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही मतलब, दोनों में नाम सेम होगा। क्लियर है ये? तो इसी को बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव, वो डायरेक्ट कर रहा है कौन? जो ग्रुप पहले से लगा हुआ है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप जो पहले से आपके बेंजीन में लगा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं लगा हुआ है तो कहीं भी जाके ऐड हो सकता है क्योंकि सारी जगह खाली पड़ी है। ठीक है, चलिए, ये हो गया सबका पार्टिकल स्ट्रक्चर बन गया थे। ठीक है, तो थर्ड देखो, थर्ड क्या है हमारा? CH3CH, इसका नाम बताओ पहले मेरे को। CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। थोड़ा टाइम किया मैंने, है ना, वहां पर डबल बॉन्ड नहीं लगाई थी ना मैंने, यहाँ पर तो एल्डिहाइड ग्रुप है ना CHO, तो उसके बाद डबल बॉन्ड होती है। अरे हाँ, है ना। ये बताइए क्या होगा? अच्छा इसका पहले नाम बताओ, फिर स्ट्रक्चर के बारे में, ये रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। नाम बताओ पहले इसका। चार कार्बन है पेरेंट चेन में। हाँ, क्या ब्यूट? ब्यूट टू इन वन ऑल ओन। कब बोल रहे थे एक बार, तो इनको कुछ लगेगा। अल होगा ना भाई, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड के लिए अल था, कीटोन के लिए ओन था, और क्या बोल रही थे आप बीच में? और तो अल्कोहल के लिए हो गया ना, और ओन बोले थे ना, ओन कीटोन के लिए ओन होगा। ठीक है, ड्यू टू इन वन अल, वन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ड्यू टू इन अल भी चलेगा नाम। टू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आपका कार्बन नंबर 1 होगा, ये 1 ये 2, वहां से 1 मत करना ना, एल्डिहाइड ग्रुप है तो कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड वाले कार्बन को मिलेगा। ठीक है,
चलिए कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन के पास आपके जो दो लोन पेयर, कहीं भी ऑप्शन बनाएंगे वहां दो लोन पेयर होते हैं ऑप्शन के पास, और कहाँ नाइट्रोजन बनाओगे वहां नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो आप इसको भी देखो ना, ऑप्शन के पास हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपस में बॉन्डिंग कैसे डबल बॉन्ड बनाता है, तो कितने लोन पेयर बचे, दो लोन पेयर बचे उसके पास। O2 के पास भी दोनों के पास दो दो लोन पेयर होते हैं, यहाँ भी उसके पास सिर्फ दो लोन पेयर थे। ठीक है, अब देखो जैसे वहां पे ऑक्सीजन ने खींचा था ना इलेक्ट्रॉन, याद है ये वाला नाइट्रो वाले में, ये खींचा ना डबल बॉन्ड को अपनी तरफ, सेम काम यहाँ भी करेगा ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। इससे क्या होने वाला है, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड को पहले से दो लोन पेयर था, एक लोन पेयर का सेकेंडरी चार्ज दिया जाएगा, और कुछ लगाना पड़ेगा कि हो गया बस। हाँ, इसके ऊपर CH, करेक्ट, ठीक है ना। अब ऐसा देख करके क्या होने वाला, अब डीलोकलाइजेशन कराएंगे ना पाई बॉन्ड का, एक और पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ये देख करके यहाँ चली जाएगा। ठीक है, पहले ये वाली पाई बॉन्ड अपन ने हटाई, कौन सी वाली पाई बॉन्ड, जो सी और ओ के बीच में, इसको हटाया ना पहले अपन ने। अब आगे वाली पाई बॉन्ड भी किस के आगे आई, अब क्या होगा बताओ जल्दी से, CH3 CH, अब ये डबल से सिंगल हो गई, और ये सिंगल से डबल हो गई, और कुछ, ये वाले क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये तो चार बॉन्ड बना रहा है ना, ये नहीं बना पा रहा है चार बॉन्ड, ठीक है ना। अच्छा, एक तरह हो सकता है। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्या है, फोर्थ क्या है, बेंजल्डिहाइड है क्या, हाँ, C6H5CHO, इसका नाइट्रो के जैसा बनाना, जैसे नाइट्रो वॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वैसे ही CHO भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। शुरुआत में एक तक से बनाना, बाकी चार आप बनाओगे, है ना। क्या होगा, जैसे वहां ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन से खींचा था इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सेम ऐसी होगा, इसका बदला लेने के लिए ये ऊपर आएगा, समझे क्या। इससे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अभी नहीं लगाएंगे, अगले स्ट्रक्चर पे लगाएंगे, अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, और पहले से इसके साथ, अब आगे का बन जाएगा क्या, हाँ, एक बार इस बॉन्ड को उठा के यहाँ ले आना, तो ये पॉजिटिव चार्ज पैरा पे आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर आएगी तो ये पॉजिटिव चार्ज घूम के ऑर्थो पे आ जाएगा, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज घूमेगा। ठीक है, इसके बाद वाले का भी सेम ऐसी बनेगा, तो आपको अगला दिख रहा है बेंजिल कार्बोकैटायन, C6H5CH2+, यहाँ भी सेम चीज होने वाली है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, ठीक है, जिससे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी का बन जाएगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर लेके आना, पॉजिटिव चार्ज पैरा पे आ जाएगा, फिर अगले स्ट्रक्चर पे इधर लेके आना, अगले में ऑर्थो में चला जाएगा। ये कंप्लीट नहीं होना, इसके बाकी तीन स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे, सुन रहे हो क्या। और लास्ट, लास्ट क्या है, CH3CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3+। ये पहले बताओ ना, फिर आगे बढ़ना, जल्दी जल्दी हो। ये डबल बॉन्ड को ताकि यहाँ लेके आएंगे,
बताओ स्ट्रक्चर। और बस। हाँ, इस पे, इस पे बस, और कुछ नहीं लगा, है ना। वहां पे दो जगह डबल बॉन्ड थी ना ये, तो पहले ये चिपकी, फिर ये आई, इससे दो स्ट्रक्चर बन गए यहाँ पर, तो तीन बन गए। और यहाँ कितने बनेंगे? ठीक है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना पड़ा ना, इसको कंप्लीट करेंगे और वो जो तीन न्यूमेरिकल। ठीक है। और कल मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, अपन थर्मोडायनेमिक्स चालू करेंगे। टाइमिंग